हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के 1250 हॉस्पिटल में। जैसा कि आपको बता दें कि हड्डी विशेषज्ञ एमबीबीएस डीएनबी डॉक्टर ऑर्थो, हम यूं कहें कि सर हड्डी की जो आजकल समस्याएं चल रही हैं, जो अलग अलग वेरिएंट से निकल रहे हैं, 206 हड्डियां हैं बॉडी के स्कल पुर्जे में। तो वो पॉइंट्स बताइए जो वीक जोन में आते हैं और जल्दी डैमेज होते हैं। जल्दी मतलब यंग पीपल्स के अंदर जी, आप पूछ रहे हैं या फिर ओल्ड पेशेंट्स के अंदर? दोनों में ही जो दोनों। जल्दी डैमेज हो जाते हैं। जिनमें डैमेज होने के चांसेस है, जी। मतलब हम मान के चल रहे हैं कि हड्डियां खराब तो होनी है सभी की, जल्दी किसकी खराब हो रही है? देखिए क्या है, सबसे ज्यादा लोडिंग वाला और जो एक्टिव एरिया है हमारा, वो है हमारे घुटने और हमारा लोअर बैक, जिसे हम कमर वाला एरिया कहते हैं। सबसे ज्यादा लोडिंग एरिया वो रहता है। उसमें क्या होता है, जैसे कई पेशेंट्स रहते हैं या नॉर्मल पीपल हैं, लोग ज़्यादा विटामिन डी नहीं ले रहे हैं, प्रोटीन डेफिशिएंसी है पीपल्स को, ज़्यादा कैल्शियम प्रॉपर नहीं लेते हैं, उनकी वजह से लोगों की हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। जिनकी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन अच्छे नहीं है, ज़्यादा सेडेंटरी लाइफ है, एक पोजीशन में ज़्यादा काम करते हैं, इनका पोस्चर भी अच्छा नहीं है, उनमें थोड़ा ये वाला इशू रहता है। कब से आप इस लाइन में हैं और ऐसा कोई केस बताइए जो आपकी अभी तक की वर्किंग में, कार्य प्रणाली में सबसे इम्पोर्टेंट रहा हो, जो डिफिकल्ट रहा हो। देखिए, ऑर्थोपेडिक सर्जरी अपने आप में ही बहुत मुश्किल है। मतलब ये जो मुझे लगता है, इसको सीखने में आपको कई साल लग जाते हैं। ये इतना आसान नहीं है कि हम 2 साल 3 साल हमने अपना पीजी किया और आप सीधा स्टार्ट करते हैं। उसमें थोड़ा हमें समय लगता है। मैंने अपना पीजी नेताजी सुभाष चंद्र मेडिकल कॉलेज से किया है, जबलपुर से। 2013 से मैं हूँ इस ऑर्थोपेडिक्स के अंदर। बाकी उसके बाद मैंने अपना डीएनबी भी किया है दिल्ली से, और फिर मैं मेडिकल कॉलेज में था। उसके बाद मैंने यहाँ जेपी हॉस्पिटल ज्वाइन किया है। तो यहाँ पर भी हम हर तरीके की सर्जरी कर रहे हैं। ऑर्थोपेडिक के हर तरीके के फ्रैक्चर्स, अपने फोर आर्म फ्रैक्चर्स, अपर लिम्ब फ्रैक्चर्स, लोअर लिम्ब फ्रैक्चर, यहाँ पर जेपी हॉस्पिटल के अंदर हमने यहाँ पर लोगों के रिप्लेसमेंट भी किए हैं, जैसे हिप रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट। ये प्रोसीजर्स भी हमने यहाँ जेपी हॉस्पिटल में किए हैं, लोगों के फ्री किए हैं, अंडर आयुष्मान ऑपरेट किए हैं। हमारी बॉडी के कल पुर्जों में 206 हड्डियां हैं और इनको मजबूत रखने के लिए, इनको बेहतर रखने के लिए हमें क्या रूटीन अपनी डाइट में फॉलो करना चाहिए और क्या वर्किंग हमें करनी चाहिए सुबह से लेकर शाम तक, ताकि ये मजबूत बनी रहें। क्योंकि ये मजबूत रहेंगी तो हमारा आने वाला कल, हमारा आने वाला जो समय है वो बेहतर होता है। जी, देखिए, मेरे हिसाब से इसकी तैयारी आप मॉर्निंग से नहीं करिए, इसकी तैयारी आप करिए रात से। मतलब आप डिसाइड करिए कि मुझे सोना कितने बजे है। हमें एक दिन में कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, ताकि हमारी बॉडी जो है दिन भर काम करने के बाद में रिपेयर हो पाए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने डाइट अच्छी ले रहे हैं तो उससे हमारी बॉडी तुरंत के तुरंत ही रिपेयर हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि हमने आज प्रोटीन खा लिया और हमारी बॉडी रिपेयर हो गई। तो उसमें हमें सबसे पहले ये करना है कि रात को अगर 10 बजे सोते हैं तो सुबह के कम से कम 6 बजे तक नींद लें, कम से कम 8 घंटे की नींद लें। अगर ऐसा होता है कि आप थोड़ा लेट सोते हैं, 12 बजे सोते हैं, तो कम से कम आप 7 से 8 घंटे की नींद लें। उसके बाद मॉर्निंग का 1 घंटा कम से कम अपने लिए निकालिए। मॉर्निंग में वॉक करिए, स्ट्रेचिंग करिए, थोड़ी कार्डियो करिए, एक्सरसाइज करें तो बहुत ही अच्छा है। विद वेट रेजिस्टेंट ट्रेनिंग हम करते हैं, रेजिस्टेंट ट्रेनिंग करते हैं तो बहुत ही अच्छा है हमारे जॉइंट्स के लिए, बैक के लिए, लोअर लिम्ब के लिए, हर चीज़ के लिए। मसल स्ट्रेंथनिंग करना बहुत ज़रूरी है। सिटिंग अगर हमारा काम है, ज़्यादा हम बैठ के काम करते हैं, दिन भर काम करते रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमें दिन में 4 से 5 घंटे लगातार बैठे ही रहना है। 1 घंटा बैठिए, 1 घंटे के बैठने के बाद में उठिए, 5 मिनट उठ के कमर की, बैक की स्ट्रेचिंग करिए, गर्दन की स्ट्रेचिंग करिए। जब भी आप बैठते हैं अपना पोस्चर अच्छा रखिए। ऐसा नहीं है कि हम झुक के ही बैठे रहते हैं। हमारा गर्दन की स्पाइन और बैक लोअर लिम्ब जो हमारा लोअर स्पाइन है, उसको प्रॉपर स्ट्रेट करके बैठे। हड्डियों की मजबूती के लिए कौन सी प्रोटीन लेने चाहिए? वैसे तो सारे प्रोटीन ही इंपॉर्टेंट हैं, पर हमें जो एसेंशियल्स प्रोटीन है वो लेने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो नॉन एसेंशियल है वो तो बॉडी में बन जाते हैं। कुछ एसेंशियल रहेंगे प्रोटीन, वो हमें डेली के डेली लेने चाहिए। इन केस अगर ऐसा होता है कि आप नॉनवेज बिल्कुल भी किसी फॉर्म में नहीं लेते हैं, तो वेज फॉर्म में भी एटलीस्ट दूध, पनीर, दही हम कम से कम लेते ही रहें। वेज सोर्स से प्रोटीन लें, बहुत ही अच्छा रहेगा। महिलाओं के लिए हड्डियों में कुछ खास, जो हम देखते हैं कि आज के समय में पैर में, हाथों में जो जकड़न होती है, जो दर्द होते हैं, उनकी राहत के लिए आज के इस नए योग, नए दौर में क्या नया आया है? क्या वही पुराना हमको ऑयल लगा के मालिश करनी पड़ेगी? क्या नया है, डिफरेंट क्या है? मेरे हिसाब से आफ्टर द एज ऑफ 30, या फिर जो औरतें हैं घर में रहती हैं, ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है धूप का, है ना, आफ्टर 30, या हम कहें कि आफ्टर प्रेगनेंसी,
उनकी हड्डियाँ जो होती हैं वो बहुत जल्दी कमज़ोर हो जाती हैं। उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना बहुत ज़रूरी है। उनको डेली हमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि हम एक दिन में कितना परसेंट फूड में हम प्रोटीन ले पा रहे हैं। प्रोटीन हम कितने खा रहे हैं, फाइबर कितने ले रहे हैं, हम एक दिन में कितने एक्टिव हैं, कितनी देर हम एक्सरसाइज करते हैं। ये रूटीन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम विटामिन डी ले सकते हैं, विटामिन डी के कई फॉर्म में ले सकते हैं। कैप्सूल फॉर्म में आते हैं, नैनो शॉट फॉर्म में आते हैं, इंजेक्शन फॉर्म में भी जिनको सीवियर डेफिशिएंसी होती है उनको इंजेक्शन फॉर्म में भी देते हैं। उसके अलावा कुछ मेडिसिन और हैं जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, कुछ कोलेजन पेप्टाइड वाली मेडिसिन भी रहती हैं। कुछ ऐसी दवाइयाँ जो खासकर जॉइंट के लिए ही यूज़ की जाती हैं आजकल, जिनसे हमारी जॉइंट की जो स्ट्रेंथनिंग है वो होती है। जो ज़्यादातर अब देखा गया है कि हमारी जो डाइट है वो भी इतनी ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा एनरिच है। सारे में प्रोटीन या सारे अमीनो एसिड हैं, सारे हमें मल्टीविटामिन और मिनरल्स हैं, वो सारे हमें एक ही फूड में मिल जाते हैं। उसके लिए हमें कुछ-कुछ चीज़ें और लेती रहनी पड़ती हैं। हड्डियों का जब हम ज़िक्र कर रहे हैं तो ये चीज़ें आती हैं कि स्टार्टिंग इसका मूवमेंट, ये कैसे हम अनुमान लगा सकते हैं कि इसका हमको ये परेशानी है या हमारा ये बैक कमज़ोर है या हमारा इस तरफ का ये हिस्सा कमज़ोर है या हाथ में हमें दिक्कत हो रही है, तो ये कैसे स्टार्ट होता है? इसका दौर कहाँ से शुरू होता है? देखिए जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको, सबसे ज़्यादा जो लोडिंग वाला एरिया है हमारा कमर का है, लोअर बैक पोर्शन है, साथ में घुटने हैं। कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं जो कंप्लेन करते हैं कि हमें सिर्फ़ घुटनों में दर्द है। ऐसा नहीं होता है अब कि उनको घुटनों का दर्द पूरा पैरों तक जा रहा हो। ऐसा नहीं है कि कोई सुनपन हो या फिर कोई अ, पैर में पैरासीसिया जैसा लगता हो, जैसे कि पैर में छूने का पता नहीं चलता। तो उस केसेज़ में हमें लगता है कि शायद कोई न्यूरो इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, कि न्यूराइटिस हो सकती है या फिर लोकलाइज़ पेन बताते हैं पेशेंट कि भई हमारे सिर्फ़ कमर में दर्द होता है। कमर के दर्द के हमें कहीं और दर्द नहीं है। कई बार क्या होता है कि कमर में डिस्क प्रोलैप्स होने की वजह से नर्व कंप्रेशन होने के चांसेज़ होते हैं, जिसे हम सियाटिका कहते हैं। सियाटिका पेन के अंदर सियाटिक नर्व कंप्रेस होने की वजह से रेडिएटिंग पेन रहता है। वो रेडिएटिंग पेन हमारी कमर से लेके पूरे फुट तक आ जाता है। अब नए दौर के इस चल रहे घटनाक्रम में, इस युग में आजकल ऑफिशियल वर्किंग इम्पोर्टेंट है। तो ऑफिशियल वर्किंग में वो लोग जो लोग दिन भर ऑफिस में कुर्सी पे बैठ के काम करते हैं, जो लोग फील्ड में काम करते हैं, तो जो ऑफिशियल लोग हैं वो एक ही जगह पे स्टेबल रहते हैं, बैठे रहते हैं। तो उनके लिए आप क्या गाइडलाइन देना चाहेंगे कि वो क्या करें जिससे उनका बेहतर हो? जो लोग ऑफ़िस में काम करते हैं, उन्हें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, अगर उन्हें लंबे समय तक काम करना है और उनको कोई गर्दन की, कमर की कोई तकलीफ़ ना हो। वो उसके लिए उनको सबसे पहला ज़रूरी है पोस्चर मेंटेन करना। जब भी बैठें, कमर को सीधा रख के बैठें, स्पाइन को सीधा रख के बैठें, गर्दन वाले जो एरिया है उसको सीधा रख के बैठें। हमारी जो एर्गोनॉमिक्स है, जो हमारी बैठने की पोज़ीशन है, जो हमारा कंफर्टेबल पोस्चर होता है, उसको मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये है, एक बार में आप बहुत ज़्यादा सिटिंग ना करें। ऐसा नहीं करना है कि हम एक बार बैठे हुए हैं तो 2 घंटे, 4 घंटे तक लगातार ही बैठे हुए हैं। 1 घंटे बैठिए, 1 घंटे बाद उठिए, स्ट्रेच करिए, स्पाइन को स्ट्रेच करिए, पानी पी के आइए, 1 मिनट 2 मिनट वॉक करके आइए और फिर वापस से आके बैठिए। इसके कुछ और फ़ायदे हैं। सिर्फ़ स्ट्रेचिंग करने से कमर और गर्दन का दर्द ठीक नहीं होगा। साथ में इसके जो हमारे हॉर्मोन्स हैं, जो हम काम करते-करते थक जाते हैं, तो वो अच्छे हॉर्मोन्स भी निकलते हैं। तो 5 मिनट का पॉज़ लो, काम करो, कोई दिक्कत नहीं। आज के समय में जहाँ गाड़ियाँ ज़्यादा हैं, जहाँ रोड पर इतना क्राउड दौड़ रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है ज़रा-सा एक घटनाक्रम हड्डियाँ तोड़ देता है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि बिना ऑपरेशन किए, दवाइयों के माध्यम से क्या हड्डी को कनेक्ट किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है? कितना संभव और कितना नहीं? देखिए, ऐसा नहीं है, ये धारणा जो है आम लोगों के अंदर कि ऑर्थोपेडिशियन जो रहते हैं या हड्डी डॉक्टर हैं, वो सिर्फ़ हड्डी की सर्जरी ही करते हैं। हम 2 तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं। पहला उसमें है कंज़र्वेटिव मैनेजमेंट। कोई भी फ्रैक्चर होता है, उसमें हम पहले ये इसको एस्टिमेट करते हैं, हम उसको ये डायग्नोज़ करते हैं कि फ्रैक्चर इन प्लेस है या डिस्प्लेस है। ऐसा नहीं है कि फ्रैक्चर डिस्प्लेस पड़ा हुआ है और उसको हम बोलें कि नहीं प्लास्टर में ठीक हो जाएगा, या फिर इन प्लेस है फ्रैक्चर और उसको अगर डिस्प्लेस नहीं है और उसको हम बोलें कि ऑपरेट कर दें। मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर रहता है, जैसे कलाई का फ्रैक्चर है, पुलिस फ्रैक्चर मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर होता है। अब उसके अंदर भी कुछ-कुछ टाइप होते हैं कि फ्रैक्चर है, साथ में डिस्प्लेस है या इन प्लेस है। अगर इन प्लेस है तो सिर्फ़ प्लास्टर से बिठा के आराम से काम हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। स्लैब लगा के या उसके आफ्टरवर्ड हम कास्ट करके हड्डी आराम से जोड़ सकते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि डिस्टल रेडियस फ्रैक्चर में साथ में एक इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर भी हो जाते हैं। मतलब कुछ तरह के फ्रैक्चर्स रहते हैं जिसकी वजह से रिस्ट को डिस्लोकेट होने के चांसेस रहते हैं। तो उन केसेस के अंदर हमें ऑपरेट भी करना रहता है। पर हमारी कोशिश यही रहती है, अगर पेशेंट कंजर्वेटिव मैनेज हो सकता है बिना ऑपरेट करे, तो हम क्लोज मैनिपुलेशन करके हड्डी
क्लोज बिठाकर अंडर सीआम चेक करके, अंडर एक्सरेम चेक करके देख के उसका पेशेंट को हम डिस्चार्ज करते हैं। तो कंजर्वेटिव में भी हम मैनेज करते हैं, हड्डियाँ अच्छे से जुड़ जाती हैं, कोई इशू नहीं है। और नई हड्डियों में देखा जाए तो हड्डी कितने जल्दी रिपेयर होती है, यानी कितने दिनों में हड्डी रिपेयर हो जाती है? देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले स्टार्टिंग में इसमें कच्ची हड्डी बनती है, वो बनती है 21 दिन के अंदर। 21 दिन बनने के बाद में फिर उसमें धीरे धीरे करके ऑसिफिकेशन होता है, उसमें हड्डी प्रॉपर बनना स्टार्ट होती है। वो बनने में कम से कम समय लगता है 1.5 से 3 दिन। पूरी तरीके से हड्डी जुड़ने में 3 से 6 महीने का समय लग जाता है, ये कम से कम का समय है। फिर भी कच्ची हड्डी कम से कम बन जाती है 3 हफ्ते के अंदर, और इन केस अगर फ्रैक्चर है तो हम 5 से 6 हफ्ते के अंदर प्लास्टर निकाल देते हैं। पूर्व के समय में और आज के समय में आधुनिक युग है, तो आपके पास इस वर्किंग के लिए क्या नया आया है, यानी वर्किंग करने के लिए? देखिए अभी तक जो होता था कि क्लोज मैनिपुलेशंस करके हड्डी बैठा देते थे, आज के समय पर इतनी अच्छी टेक्निक आ गई है, जैसे हम सियाम यूज करते हैं। इसके अंदर हमें लॉन्ग बोन फ्रैक्चर जब हम फिक्स करना होता है, तो ऐसा नहीं है कि हमें बहुत लंबा इंसिजन देना है, हम बहुत ही छोटे छोटे इंसिजन देकर पूरी की पूरी बोन फिक्स कर देते हैं, और नेल इंटरमेडुलरी इंटरलॉकिंग करके फिक्स कर देते हैं, जिसमें बहुत ही छोटे चीजें लगते हैं, ओपन पूरा करने की जरूरत ही नहीं है। सियाम बहुत ही अच्छी टेक्निक है, जिससे हम आराम से सर्जरी कर सकते हैं। और बाकी बहुत सारी चीजें नहीं आ गई, जैसे लिगामेंट किसी के टीयर हो जाते हैं, तो लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन के प्रोसीजर के लिए आर्थ्रोस्कोपी बहुत ही अच्छी टेक्निक है, जिसके अंदर हम शोल्डर और नी दोनों के लिगामेंट रिपेयर कर सकते हैं। इवन जिन लोगों को आर्थराइटिस हो रखी है, जिनके घुटनों को जिनको साइनोवाइटिस हो रखी है, जिनको रिकरेंट साइनोवाइटिस है, उनके अंदर भी आर्थ्रोस्कोपी बहुत अच्छी टेक्निक है। ये हम कोशिश करेंगे जितनी जल्दी यहाँ स्टार्ट हो जाए। बतौर एक डॉक्टर, आपका मॉर्निंग से लेके नाइट तक का रूटीन, आप क्या करते हैं, आपका खान पान, और ये सभी लोग इसको अमल में लाना चाहिए, तो आप विशेष रूप से बतौर एक डॉक्टर लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं सुबह जल्दी उठकर 1 से 1.5 घंटे के लिए जिम जाता हूँ, वहाँ कार्डियो, वेट ट्रेनिंग, एक्सरसाइज के साथ एक्सरसाइज करता हूँ। ये सब करने के बाद में लौट के आके मैं खाने में एटलीस्ट कोशिश करता हूँ कि मेरे खाने के अंदर 50% प्रोटीन रहे। वो दालों से मिल जाए, मुझे चने से मिल जाए, या थोड़ा पनीर वगैरह खा के सारी चीज़ें मुझे मिल जाए, तो मैं कोशिश करता हूँ 50% मेरा वो रहे। उसके अलावा 25% मेरा फाइबर, फ्रूट, वेजिटेबल्स रहे। बाकी 25% जो रहे वो कार्ब्स रहे। मीठा कोशिश करनी है नहीं खाना हमें, है ना। खासकर रिफाइंड फूड है, रिफाइंड मैदा, ये सारी चीज़ें नहीं लेनी है, कोशिश करें ना खाएं। बाहर के फ्राइड वाले जो फूड हैं वो सारी चीज़ें नहीं लेनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अवॉइड करके खासकर प्रोटीन मॉर्निंग में रखिए। बाकी दिन में मैं अपने यहाँ जेपी हॉस्पिटल के अंदर रहता हूँ, सुबह से लेकर दोपहर मुझे यहीं में आती है। दोपहर में मैं घर पर रहता हूँ, कुछ पेशेंट्स अगर आते हैं तो मैं उनको देख लेता हूँ। बाकी इवनिंग में मेरा फिर टाइम जेपी हॉस्पिटल का रहता है। हड्डी को मजबूत बनाए रखने के लिए किन चीजों से दूर रहना चाहिए, यानी क्या हम ना खाएं? जैसे मैंने बताया, बाहर की जो चीज़ें होती हैं कोशिश करें वो ना खाएं। जो रिफाइंड फूड वाली चीज़ें जो रहती हैं, बार बार उबाल के जो खाना बनाया जाता है, बाहर के जो फ्राइड फूड है, उसकी वजह से बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा होता है। ज़्यादा मीठा खाने की वजह से भी इन्फ्लेमेशन पैदा होता है। तो ये चीज़ हम बाहर की खाते हैं, तो बार बार जोड़ों में दर्द होना, जोड़ खराब होना, ये सारी चीज़ें होने के भी चांसेस रहते हैं। बाकी नॉर्मल चीज़ें खाइए, घर की चीज़ें बनी हुई खाइए, खाने में हाई प्रोटीन डाइट रखिए, विटामिन डी लो, मॉर्निंग में धूप में कम से कम 15-20 मिनट बैठो। ये सारी चीज़ें करेंगे तो काफ़ी आराम रहेगा। मैं ये मानता हूं कि अपनी बॉडी को बेहतर रखने के लिए स्ट्रेस बिल्कुल न लें, बेहतर खान पान रखें। मॉर्निंग से लेकर नाइट तक का जो आपका रूटमेंट है, वो मॉर्निंग में आप मॉर्निंग वॉक करते ही होंगे, उसके बाद में भी निरंतर एक एक जो समय अवधि रहती है उसमें अपने आप को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है, चाहे वो खान पान का विषय हो या अदर चीजें हो। बेहतर ये है कि अपने बेहतर कल के लिए हम आज को बेहतर करें, और मुस्कुराते जरूर रहें, क्योंकि 10 मिनट का मुस्कुराना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि कहा गया है लाफिंग इज द बेस्ट मेडिसिन इन द वर्ल्ड। ये थे हमारे साथ में डॉक्टर मनोज मोदी, जिन्होंने बताया हड्डियों के बारे में, हर एक पॉइंट को कैसे बेहतर रखना है, कौन सी चीजों से दूर रहना है, और कैसे हम अपनी हड्डियों की मजबूती के लिए काम कर सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संकेत कुमार के साथ कैमरामैन सलमान गनी, यस भारत न्यूज भोपाल।